गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। आप अपनी कॉपी पर उसका आंसर भी लिखने का आदत डाल लो। ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। हाँ, उसमें हिमांशु और सान्या दो स्टूडेंट का नाम आ रहा है। हिमांशु राज का सबसे पहले आ गया कि लेंथ। हाँ, तो ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेसिस्टेंस डिपेंड। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर नंबर वन हिमांशु ने बताया। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। चलो, हिमांशु का चारों पॉइंट सही है। और तीसरा अब आ जाओ। यस, फुल नाम लिखो, सृष्टि कश्यप। उसका है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पर रेसिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। ये क्यों लिखा है? ये नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हटा दो। लेंथ ऑफ ए कंडक्टर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और टेम्परेचर होता है, नेचर ऑफ द मटेरियल होता है। ये आर्यन राज का जो पॉइंट है ना, वो यही बेसिक सही है। आर्यन का और उधर हिमांशु का बताया है। रेसिस्टिविटी तो कांस्टेंट है ना फॉर द गिवन कंडक्टर, वो डिपेंड नहीं करता उस पे। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। देखिए, लेंथ है, टेम्परेचर है, नेचर है। ये विभो भूषण लिखा है। तो मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ आपको। आज एज ए स्टूडेंट आपको जो जवाब देना है, ड्रॉ, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, आर डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन एल, बस लैंग्वेज बोलो ना बोलो। ठीक है, आपने टाइप किया, अच्छा लिखा। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। और फिर मैंने दूसरा टर्म के लिए बोला था कि वन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। बस ये दो पॉइंट केयरफुली जानना है। और इसी को लेकर के जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखते हैं, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपन ए। तो स्टूडेंट को समझना चाहिए कि दो फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथ है और क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर मैंने एक चर्चा किया था कि जब आप एरिया की बात करते हो प्यारे बच्चों, तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है ना। कोई वायर का जब हम कट करते हैं तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया आता है ना, ये वाला। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। तो इसकी रेडियस भी तो होती है, दो रेडियस मिलके डायमीटर होता है ना। तो एरिया डिपेंड करता है, यानी रेसिस्टेंस आल्सो डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब रेडियस है, पतला तार है तो कम रेडियस होगा तो ज्यादा रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो कम करंट जाएगा। अगर कोई टीचर हमने बोला चलिए आपका वायर का डायमीटर दे दिए हैं, तो इस पर भी तो आप डिसाइड करोगे। आप एज ए स्टूडेंट जवाब दोगे, बुक के जैसे नहीं। ठीक है, लेंथ है, थिकनेस है, और रेसिस्टिविटी नहीं होता है, टेम्परेचर होता है। नेचर ऑफ मटेरियल बोल सकते हो। कौन सा नेचर का मतलब हो गया किस चीज का वो बना है, वो अकॉर्डिंग टू दैट। डायमीटर में क्या होता है, टू आर होता है। तो टू आर जब तुम रेसिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन टू आर करोगे, तो टू इंटू आर का, आर के ऊपर क्या करो, डी बाई टू करोगे ना। हाँ, डी बाई टू का होल स्क्वायर करोगे। तो क्या लिख सकते हो इसके बारे में? तो ये सब देखो। हाँ, यहाँ पर मतलब अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द, क्या होता है, आर के ऊपर डी बाई टू करोगे तो डी स्क्वायर आएगा। अब फोर बन जाएगा, फोर कहाँ जाएगा, फोर ऊपर जाएगा ना, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। नहीं, तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रैक्टिकली डिपेंड करते हैं। चलिए, इसको ध्यान में रखिए डिस्कशन को। और टेम्परेचर वाला बात जो होता है, तो टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है, कौन कैसे बोल सकता है टेम्परेचर? टेम्परेचर की जो बात आती है, यहाँ पर कुछ बच्चों ने लिखा है टेम्परेचर। तो क्या कोई बच्चा बोल सकता है कि टेम्परेचर वाला में क्या होता है? टेम्परेचर का डिस्कशन में क्या बच्चा जवाब दे सकता है? बोलो, टेम्परेचर के बारे में क्या बोल सकते हो?
हाउ डज, हाँ ये जो बच्चा आर्यन राज बोला, लेंथ क्रॉसेस द नेचर एंड टेम्परेचर। फोर्थ वाला जो डिपेंडेंस है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो गलत हो जाएगा गुड बॉय, यहाँ पर गलत हो जाएगा बच्चों। रेसिस्टेंस इनवर्सली नहीं होता है टेम्परेचर का, इसका मतलब समझ रहे हो? 10 क्लास में नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा सा ऊंचा क्लास में आ गया बात। लेकिन चूंकि बहुत सारा राइटर लिख देते हैं कि चलिए रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, अब क्या कीजिएगा आप? मान लीजिए आप ऑल इंडिया SCRT या NCERT इंट्रेंस एग्जाम में बैठे, हाँ, कोई भी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन मिला आपको, वहाँ ये मेंशन कर देगा, तो उस एक्स्ट्रा स्टडी के लिए नॉलेज चाहिए, तो वो कैसे लगे? आप यहाँ डायरेक्टली पहले तो टेम्परेचर ही हाँ, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोलिए, समझ गए? हिमांशु, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली नहीं, आर्यन राज चेकआउट कर लो, वहाँ डायरेक्टली लिख दो, चैट में तुम्हारा गलत आंसर आ गया, ठीक है? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोलोगे, जैसे हिमांशु ने बोला है कि रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीज ऑन राइजिंग, रेजिंग द टेम्परेचर। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज भी ठीक करो, बड़े हो गए हो अब। रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इज इंक्रीज और ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, ठीक है? और ये हिमांशु का जवाब अच्छा है, सही है। और ये कौन है? प्रियम राज, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, उल्टा नहीं बोलो, टेम्परेचर को मेन नहीं बोलो, टेम्परेचर ही डायरेक्टली मत बोलो, ठीक है? तुम पढ़ रहे हो रेसिस्टेंस के बारे में ना, तो रेसिस्टेंस को ना पहले बोलोगे। हाँ, आर डायरेक्टली, देखो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज ऑफ टेम्परेचर, ये मैंने एक लाइन में लिख दिया तुम्हारा बात, ठीक है? यहाँ तक तुम समझ सकते हो, ठीक है? ये तुम लोग नोट भी कर लो, ये तुम NCERT में नहीं मिलेगा, ये पर्सनल टीचर डिस्कशन में मिल जाएगा। ये जो है ना, देखो बाद वाला टेम्परेचर माइनस पहले वाला टेम्परेचर का डिफरेंस, ये रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द राइज ऑफ टेम्परेचर, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ते चल जाएगा, ठीक है? द रेसिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बहुत सुंदर, ये सान्या कुमारी लिखी है, और आर्यन राज ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब सही किया, ये सही बनाया। और एनीबडी, और कोई बच्चा? खुशी, नेचर और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, चलो ये तो एक बात हुआ कि हाँ क्या है। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, जो भी आर्यन सिंह का भी ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स? अब देखिए, अब यहाँ पर जो जवाब है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर, अब पहले तो आप यहाँ पर देखो कि ये थिक वायर बोला है और यहाँ पर क्या बोला है? थीन वायर बोला है। तो दो कंडीशन आया ना, इसी पर ना जवाब होगा। हाँ, तो हमको रीजन चाहिए, रीजन चाहिए तो करंट फ्लोज मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर देन थ्रू ए थीन वायर, क्यों? तो रेसिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज लेस देन दैट ऑफ द थीन वायर एज आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। देखो, इस सृष्टि का जो जवाब है ये बहुत अच्छा है, आपको यहाँ सही पॉइंट मिलता है। शिवम कुमार भी लिखा है कि करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू द थिक वायर than that of the thin wire because resistance of the conductor is inversely proportional to the cross section area. If the thick wire is if the thicker the wire, the less is resistance and hence more easily the current। हाँ, बहुत सुंदर लिखा है भाई शिवम, शिवम तो एकदम मन खुश कर दिया।
बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर। फार्मूला में और हम देखते हैं, और एनीबडी हु कैन राइट। अब देखिए, इस बात को थिक और थीन वाला में आ जाइए। तो डायमीटर हो चाहे रेडियस हो, यही ना दो जवाब है। हाँ, तो थीन है कि थिक है? तो थिक है तो रेडियस जो होगा मोर होगा। रेडियस क्या होगा? मोर होगा। फॉर थिक वायर होगा ना। तो थिक वायर का रेडियस मोर होगा, और थीन वायर का रेडियस लेस होगा। थीन वायर का रेडियस क्या होगा? ये लेस होगा, फॉर थीन। तो इससे आप पकड़ लेंगे कि आप जो फॉर्मूला पढ़े हो कि रो आर इक्वल टू रो इंटू एल अपन, हाँ एरिया, और फिर इसको रो इंटू एल अपन एरिया, तो पाई आर स्क्वायर रखोगे। और तो ये ध्यान में रखो कि आर वन फॉर थिक वायर है। मैंने सोच लिया कि ये आर वन है थिक वायर का। और मैंने फिर यहाँ आर टू सोचा, आर टू मान लिए हम थीन वायर का रेडियस। लेकिन फार्मूला तो ऐसे ही लिखेंगे ना। अच्छा, ये बोला होगा कि सेम मटेरियल है और कनेक्टेड टू द सेम सोर्स है, चलो सब कुछ वही है, खाली यहाँ पर मैंने आर टू लिख लिया। हाँ, थीन में, तो थीन वायर में आर की वैल्यू स्मॉलर होगी, तो आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर टू हो जाएगा स्मॉलर, हाँ, देन आर वन। तो जब ये ज्यादा स्मॉलर होगा तो आर टू हो जाएगा यहाँ पर क्या? ग्रेटर देन आर वन। तो जब आर टू ग्रेटर हो जाएगा तो लेस करंट फ्लो करेगा। करंट जो सेकेंड वायर में होगा वो कम फ्लो करेगा देन दैट ऑफ द फर्स्ट, है ना। तो आप यहाँ पर देख लो कि रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, डू नॉट वर्क ओवरकम दिस रेसिस्टेंस ड्यूरिंग प्रोसेस। ये रोशन राज क्या बोल रहा है? एंड रेसिस्टेंस दैट इज टू द करंट। वो तो बात है, लेकिन यहाँ पर ये जवाब देना है जो प्रिया दिया है, करंट फ्लोज मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर। तो थिक वायर जो होता है मोटा तार होता है। तो मोटा तार में करंट जो है ना, मोटा तार होगा तो रेडियस भी तो ज्यादा होगा, तो रेसिस्टेंस कम होगा ना, तो करंट ज्यादा ना हो जाएगा। आई वन इज मोर देन दैट ऑफ द आई टू, यही जवाब है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंबॉलिकल जवाब दे रहा हूँ। और यही जवाब है, दिस इज द राइट मेथड टू राइट द आंसर। आप इस तरीके से जवाब देंगे, बाकी टीचर एजुकेटेड है, वो समझ जा रहा है बच्चा क्या बोलना चाहता है। हाँ, जितना भाषा टाइप करने में लिखने में हम लोग कॉपी में लगाएंगे, उतना सीधे हम लोग प्रियम राज, करेंट विल फ्लो इजीली इन थिक वायर एज डायमीटर ऑफ थिक वायर विल बी मोर एंड रेसिस्टेंस इनवर्स। बहुत सुंदर, सही जवाब, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ रहे हैं इसको, है ना। आप लोग का जवाब सही जा रहा है, थोड़ा सिंबॉलिकल जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब आए थर्ड क्वेश्चन में आइए। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में आइए। यहाँ क्वेश्चन को समझिए, अपनी कॉपी सामने रखिए। हाँ, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, रेसिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, while the potential difference across the two ends of the component decreases, हाँ, half of its former value. What change will occur in the current through the wire? तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है, आप एक रेसिस्टेंस ले लो। हाँ, इसमें सृष्टि कश्यप का आया है जवाब कि आई का वैल्यू क्या होता है? वी बाई आर। तो नया वोल्ट क्या किया है? डिक्रीज कर दिया है हाफ। बहुत सुंदर, वी डैश जो होगा वी बाई टू होगा। तो आई डैश भी लाने का कोशिश करेंगे वी डैश बाई आर। तो और वी डैश का वैल्यू वी बाई टू भर दिया और आर। बहुत सुंदर। तो वी बाई आर को आई बोलेंगे तो हाफ हो गया करंट। करंट फ्लोज थ्रू इट बिकम्स हाफ ऑफ इट प्रीवियस वैल्यू। बहुत अच्छा, सृष्टि कश्यप का जवाब एक्सेप्टेबल हो गया। और भी बच्चा अपना थिंक कर सकते हो, ये तरीका है फार्मूला में लिखने का।
व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट। तो करंट में चेंजेस क्या आएगी, पहले का करंट बाद का करंट में चेंजेस क्या आएगी। तो करंट का वैल्यू तो हाफ हो गया, और पहले करंट आई था, तो दोनों में चेंजेस क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ रहे हो ना। हाँ, इस सब को एनालिटिकल जवाब चाहिए। ये देखो लेफ्ट में है, ये रेसिस्टेंस है, और वन इंड इधर लेफ्ट वाला है, राइट इंड इसका अदर इंड है। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर कोई बच्चा लेना चाह रहा है, हम्म, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप कहीं पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो। ओम्स लॉ तो पढ़ ही चुके हो। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ए और बी दो इंड मान लिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। फिर बोल रहा है रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों इंड का है कंपोनेंट में, उसको डिक्रीज कर दिया गया। तो पहले पोटेंशियल जो था उसको घटा दिया गया, हाफ कर दिया गया, डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ द फॉर्मर वैल्यू, तो 1/2 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। ये नया पोटेंशियल आ गया, ठीक है। ये नया पोटेंशियल आ गया, तो जो ओरिजिनल पोटेंशियल था भी, अब चेंजेस टू, हाँ, चेंजेस टू हाफ ऑफ द भी, चलिए ये न्यू हो गया, जिसको स्टूडेंट ने भी डैश बोला है, हाफ हो गया। ओरिजिनल भी हो गया, बाद वाला हाफ हो गया। और व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू द रेसिस्टेंस। तो यहाँ करंट ओम्स ला तो उनका नाम लेना होगा ना, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, ओम्स ला अमर है। तो V इक्वल टू आई इंटू आर, तो करंट लाना है तो V डिवाइडेड बाई आर ला दिए आप। ये ओरिजिनल करंट हो गया, इसमें कोई हम नयापन नहीं ला रहे। लेकिन जो चेंजिंग जब करेंगे तो कुछ चेंज होगा। जब भी चेंज हो जाएगा, तो आफ्टर चेंज जो करेंगे हम लोग, आफ्टर चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग उस वैल्यू को न्यू, जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हमने V डैश बोला, जैसा कि, हाँ, ये बताया है। सबसे पहले सॉल्व कौन किया था, कश्यप। ये आर्यन राज भी किया है। हाँ, करेंट वुड बी हाफ, सान्या कुमारी, सबका अच्छा है, जवाब सही जा रहा है। हाँ, यस, हाँ, हिमांशु राज, अखौरी, सान्या कुमारी। हम्म, चलो ये जो है आर्यन राज का स्टेप, चलिए ये अच्छा है। और यहाँ पर अगर आप न्यू करंट लाना चाहते हो, तो आपने जैसे सोचा न्यू करंट, तो न्यू करंट कहाँ से आएगा। तो भाई न्यू वोल्टेज पर ही ना सेम रेसिस्टेंस लेंगे। तो जो न्यू रेस वोल्टेज लाए थे वो तो हाफ हो गया था। हाँ, तो V बाई आर को I बोलोगे और 1/2 करोगे, तो न्यू करंट एम्पियर में हाफ एम्पियर हो गया। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट। तो करंट में जो चेंजेज आ रही है, क्या हो रही है, हाफ हो जा रही है। हाँ, अगर चेंज इन करंट भी दिखाना चाहते हो, तो बाद वाला करंट माइनस पहले वाला करंट भी तो दिखाओगे। तो बाद वाला करंट क्या हो रहा है, हाफ। हम्म, तो निगेटिव में नहीं लिया जाता है, चेंज का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। जब बिकम्स हाफ हो रहा है बाद वाला, और ओरिजिनल क्या हो रहा है तुमको आई, तो ये भी I/2 होगा ना, I - I/2, तो I/2 ना आएगा। तो आप यहाँ पर ही ले देते हो तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे सॉल्व किए और कुछ बच्चे इसी तरह सिर्फ कैमरा में देख लिए। टीवी सीरियल जैसा नहीं काम करना है। आप इसको अपने कॉपी में एंट्री कर लो, ठीक है। अनम्यूट करें, बातचीत करना है। एनीबडी यू, इफ यू लाइक टू टॉक, हाँ, यू कैन राइट ऑन चैट बॉक्स। सृष्टि कश्यप ने तो सॉल्व कर लिया है पहले। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
Why are coils of electric toaster and electric irons made out of alloy than that of the pure metal? देखो ये सब बोर्ड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत डे टू डे लाइफ का है। इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन वो एलॉय का बना होता है, हाँ, देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। तो जो वाई क्वाइल्स ऑफ टोस्टर एंड आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड अप ऑफ एलॉय रादर देन प्योर मेटल। तो दोनों में क्या मतलब इसमें क्या जवाब है? एलॉय के साथ क्या होता है? एलॉय के केस में रेसिस्टिविटी का जवाब क्या होगा, और प्योर मेटल के केस में हाँ रेसिस्टिविटी का जवाब क्या होगा? हाँ, तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। देखो, जो एलॉय का रेसिस्टिविटी होता है वो हायर होता है देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। मैंने वर्ड लिख दिया, सिंबल भी लिख सकते हो। तो जो विभू भूषण, अल्लाह है हायर रेसिस्टिविटी, और उसके पहले जो जवाब दिए थे आर्यन सिंह, आर्यन राज, दोनों स्टूडेंट, alloy does not melt readily and get deformed, alloy have a low temperature coefficient। हम्म, तो बहुत अच्छा अच्छा कमेंट आ रहा है। सबसे बेसिक क्या है, सृष्टि कश्यप का जवाब देखिए। Coil of electric toaster and iron are alloy rather than pure because resistivity of the alloy is higher than that of the pure metal। ये पहला पॉइंट, ये रिमार्केबल है। एंड इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, डज नॉट ऑक्सीडाइज। बहुत सुंदर, और क्या चाहिए? हाँ हाई, हाँ मेल्टिंग पॉइंट, गलेगा नहीं, एलॉय जल्दी गल के खत्म नहीं हो जाएगा। एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज रीडली, हाँ, डज नॉट, डज नॉट ऑक्सीडाइज, बहुत सुंदर, ऑक्सीडाइज इजिली। तो ये सब पॉइंट हैं जिससे आपको अच्छे नंबर आएंगे। ऑल रेसिड्यूज alloys bigger than pure metal। बीगर बोलिए, हाइयर बोलिए, हाइयर थोड़ा सा कॉमन वर्ड है, अच्छा है लगता है। बीगर बोलने में अच्छा नहीं लगेगा ना, नेचर होता है ना। रेसिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द गिवन कंडक्टर इज मेड अप ऑफ। एंड सो हायर टर्म, इन प्लेस ऑफ हायर यू यूज, इन प्लेस ऑफ बीगर यू मस्ट यूज हायर वैल्यू। ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन एक्सट्रैक्टेड है। by using the data given in the table 12.2, how to answer which among iron and mercury is a better conductor। देखो ये देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल है लेकिन गलत नहीं होना चाहिए जवाब। which among iron and mercury is better conductor, कौन ठीक है, कौन सा है, किस आधार पे जवाब चाहिए? फॉर आयरन क्या जवाब दोगे, और फॉर मर्करी क्या जवाब दोगे? मर्करी को Hg बोलते हैं। तो रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन कितनी होती है वैल्यू, व्हाट वैल्यू ऑफ द रेसिस्टिविटी इट हैज? तो रेसिस्टिविटी ऑफ द आयरन को केयर करना है। इट इज गिवन इन द टेबल of resistivity table given in the NCERT book। What is the value? Hmm, resistivity table is given in the NCERT book। This table must have certain values। Hmm. So resistivity of iron 10 into 10 the power minus 8 ओम मीटर। ये सान्या कुमारी ने लिखा है, टेबल को देख के लिखना है। हाँ, विद द हेल्प ऑफ टेबल द डाटा गिवन। तो आयरन का जो रेसिस्टिविटी है उसको केयर करना है कि ये 10.0 है और 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर है। चलिए, ये जो बच्चा लिखा है
सान्या कुमारी। और इसका क्या है, मरकरी का कितना दिया हुआ है, Hg का, ये तो आपने आयरन का लिखा। हाँ, अब मरकरी का वैल्यू बताइए, उसका वैल्यू देखिए टेबल में कितना है। हम्म मरकरी का वैल्यू कितना है, 94 इंटू 10⁻⁻8। तो अब देखिए ये 94 है, हाँ, इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये वैल्यू को आपको केयर करना है। हाँ, टेबल को ध्यान से, एनसीईआरटी बुक का टेबल से ही लाना है, अपने मन से जवाब नहीं तय करना है। हम्म, तो ये ध्यान में रखेंगे। यस, वी हैव गॉट द वैल्यूज। मैं यहाँ बता रहा हूँ आयरन की जो वैल्यूज है। हाँ ठीक है, मरकरी की 94.0 है। तो बाई, देखो ये टेबल से ही क्लियर हो गया कि कौन ज्यादा कौन कम। तो रो ऑफ Hg जो है मच मोर ग्रेटर देन रो ऑफ द आयरन है। तो मरकरी क्या है, बेटर कंडक्टर है। हाँ, तो इसमें रेसिस्टिविटी जिसकी हाई है, तो विच अमोंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर, तो कंडक्टर बेटर कौन है, जिसकी रेसिस्टिविटी हाई होगा तो बेटर कंडक्टर होगा, नहीं ना। कंडक्टर तो रेसिस्टिविटी का उल्टा होगा ना, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। तो कंडक्टर, हम्म जिसकी रेसिस्टिविटी हाई होगी तो वो बेटर कंडक्टर नहीं ना होगा क्या। आयरन इज बेटर कन, हाँ यहाँ पर ध्यान देना, जिसकी रेसिस्टिविटी कम रहती है ना वो बेटर कंडक्टर होता है। बेटर कंडक्टर कौन होगा, बेटर कंडक्टर कौन होगा, आयरन। Fe इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी। तो विच मेटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर बोल रहा है यहाँ पर। हाँ, तो आयरन इज बेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसी में जवाब आपको लिखना है। इसी स्पेस में लिखना है। तो आयरन इज बेटर कंडक्टर देन Hg। ये ध्यान में रखना है जवाब, विच अमोंग आयरन एंड मरकरी बेटर। तो आपका ए का जवाब यहाँ पर मिल गया। ये रीजन हो गया, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। ये किसके कंपेरिजन में बेस्ट कंडक्टर लेंगे, सिल्वर का। ए पार्ट तो मरकरी और आयरन का कंपेरिजन है, लेकिन पूरे ओवरऑल टेबल में जो बेस्ट मटेरियल है वो सिल्वर होता है। तो सिल्वर का जवाब सान्या कुमारी ने दिया है, बिकॉज ऑफ लोएस्ट। आर्यन राज भी दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम होता है। सिल्वर है लोएस्ट, तो बहुत अच्छा बात है। रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर को Ag बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू को थोड़ा ध्यान रखेंगे, 1.6 रखेंगे और 10⁻⁻n ओम मीटर देखेंगे। तो रेसिस्टिविटी इसकी लो है, रेसिस्टिविटी जिसकी लो रहेगी तो वो बेस्ट कंडक्टर होता है। बहुत सुंदर। हाँ प्रीतम, तो जो भी बच्चा सिल्वर का नाम लिया है, हाँ, ही और सी इज राइट। ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, इट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट हैज लो रेसिस्टिविटी लाइक 1.6 10⁻⁻8 मीटर। तो ये ध्यान में रखते हुए काम करना है। और एनीबडी, हाँ, हिमांशु बोला सिल्वर मेटेरियल द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इट रेसिस्टिविटी दिस विच इज लेस रेसिस्टिविटी देन दैट ऑफ द अदर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह का जवाब चाहिए हमको। हाँ, अब आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो ये अब आ गया आपका नॉलेज का। अब यहाँ पर आपको नॉलेज का बात आ गया, और वी हैव वेरी लेस टाइम, 3 मिनट आपके पास है रिमेनिंग। आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में रखो। क्या 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हो।
इलेक्ट्रिक लैंप लगा हुआ है, उसकी रेसिस्टेंस 20 ओम है। हाँ, और एक कंडक्टर है जो 4 ओम का रेसिस्टेंस है। दोनों कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी से। आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा। हाँ, तो ए पार्ट का सॉल्यूशन बताइए और फिर बी पार्ट का बताइएगा। हाँ, और सी तीसरा टर्म भी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी लैंप एंड कंडक्टर, दोनों को अलग अलग जवाब देना। ये 3 मार्क्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, ये लैंप है तो लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस को आप V1 मान लो, यहाँ वाला को, और ये V2 मान लो। ठीक है, और ये अप्लाइड पोटेंशियल भी सोच लो। तो इससे ला सकते हो ना। हाँ, सिर्फ फार्मूला से जवाब देना है। तो रेसिस्टेंस आर्यन सिंह ने दिया है 24 ओम बता रहा है। आर्यन सिंह का जवाब को केयर किया जाए। आर्यन ने जो जवाब दिया है मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है तो बल्ब वाला R1 और वायर वाला, कंडक्टर वाला R2। तो बल्ब में कितना है, लैंप का 20 ओम है और ये 4 ओम। चलो, ये हल्का है। हल्का और भारी से मतलब नहीं है, बात यहाँ समझ में आनी चाहिए कि व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट द क्वेश्चन इज गिवन एंड व्हाई इट इज गिवन एज एन एग्जांपल इन ऑल इंडिया बुक। तो ये बात का ध्यान रखना है कि बिकॉज वो दी टर्म्स आर। हाँ, इसमें प्रियम राज लिखा है रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प गिवन और रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज गिवन 4 ओम, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज R1 + R2। ये फार्मूला लिखने के बाद ही वैल्यू लिखना है। ठीक है, हमको आंसर से ज्यादा जरूरी है आंसर लिखने का तरीका। हाँ, हाउ टू राइट द, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, so time is going to be